नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। 20 तारीख से मानसून सेशन आरंभ हो रहा है और मानसून सेशन के जो बिल्स हैं उनकी लिस्टिंग भी हो गई है। अब देखिए कि पहले आपको हमारे भाई लोगों को जो अच्छा लगेगा वो खबर सुनाते हैं। भाई लोग मतलब अरे अपने मित्र लोग, उनको ये अच्छा लगेगा कि आप पहले वीक में ना तो डिलिमिटेशन बिल है, ना विमेंस रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ना वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और ना ही पीएम और सीएम को जेल भेजने वाला बिल जो है वो भी नहीं है। ये सब पहले वीक में नहीं है। तो इसलिए बाकी जो हमारे मित्र लोग हैं, भाई लोग हैं, भाईजान लोग हैं, वो सारे के सारे जो है वो सांस आसानी से ले सकते हैं, सांस भी ले सकते हैं और आगे की रणनीति भी बना सकते हैं कि भाई किस तरह से इसको जो है इंटरनेशनलाइज किया जाए, किस तरह से डराया जाए मोदी को, किस तरह से ट्रंप से कहा जाए कि ट्रंप मोदी को डांट लगाओ कि तुम हमसे पूछे बिना कोई भी बिल नहीं लाओगे अपनी पार्लियामेंट में, इस तरह की बात करवाई जाए। ये तो सारे काम हमारे भाई लोग कर सकते हैं ना, है। आखिरकार सोनिया जी के इंटरनेशनल कनेक्शन कब काम आएंगे? राहुल जी के इंटरनेशनल कनेक्शन जो कि वो देखिए अभी भी 2-3 हफ्ते करीब घूम के आए हैं वो, और 2-3 हफ्ते जब घूम के आए हैं तो निश्चित रूप से कई सारे बड़े लोगों से मिले होंगे। ऐसे तो नहीं है वो एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो वो जाते नहीं है, क्योंकि एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन जाएंगे तो पूरा प्रोग्राम सर्कुलेट करना पड़ेगा। प्रोग्राम सर्कुलेट करने के साथ साथ और भी जो उनकी बातचीत जहाँ भी होती है वो सब तो पब्लिक करनी पड़ेगी। तो एज प्राइवेट सिटीज़न घूम के आए हैं। प्राइवेट सिटीज़न वो घूमते ही रहते हैं, लोगों ने निकाले भी हैं उनके जितने भी डिटेल्स हैं सब, और बताया हुआ है कि कैसे क्या हुआ है। कोई बात नहीं, तो ये सांस लेने भर की जगह तो छोड़ दी। लेकिन जो 5 बिल आए हैं मैं सुनाता हूँ इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सीरियसनेस। एक तो इनकम टैक्स बिल है, एक एमएसएमई बिल है, और एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो संख्या 34 से बढ़ा के 38 की गई थी, तो उसका जो किया गया था वो ऑर्डिनेंस के माध्यम से कर दिया गया था। तो उस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए बिल है वो नीचे से, वो तो पहला होगा क्योंकि तो ऑर्डिनेंस से पहले हो गया। उसके अलावा इनकम टैक्स आए एक एमएसएमई का, फिर उसके बाद है एक विकसित भारत शिक्षा संस्थान बिल। अब ये विकसित भारत शिक्षा संस्थान बिल क्या है? ये विकसित भारत शिक्षा संस्थान बिल वो है जो हमारे रेगुलेटर्स हैं शिक्षा में, यूजीसी है, एनसीईआरटी है, इन सबको जो है वो मिला के एक करने वाले, वन सिंगल रेगुलेटर। और वन सिंगल रेगुलेटर इन लोगों ने तो चुन भी लिया था। जगदीश कुमार जो थे वो पूर्व वाइस चांसलर और पूर्व चेयरमैन ऑफ यूजीसी, उनको तो चुन भी लिया गया था, और उनको चुन के ये तय कर लिया गया था कि साहब यही जो विकसित शिक्षा संस्थान वाला जो अथॉरिटी जो बनेगी वो उसके चेयरमैन यही होंगे। बड़े प्रिय हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी के। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर जब से तलवार लटक गई, उनके ऊपर जो है वो यूजीसी की छाया पड़ गई। यूजीसी के बाद फिर उनके ऊपर नीट की छाया पड़ गई। नीट के बाद फिर उन्होंने, कुछ लोग जो है एक कंस्पिरेसी थियरी भी चलाते हैं, वो कहते हैं कि साहब कि ये सीजेपी वाले जो है वो धर्मेंद्र प्रधान नहीं बैठलवाए हैं, क्योंकि उनको पता है कि मोदी जी जो है कभी भी प्रेशर में कोई काम नहीं करते। तो सीजेपी वाले यदि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कतई नहीं होगा। चलिए ये तो बात हम कह सकते हैं कि ये मजाक की बात हो गई, लेकिन बात तो है कि भाई उनका इस्तीफा मांगा गया है इन कारणों से। तो जब इस्तीफा मांगा गया ज़बरदस्ती, वैसे ही ख़ासतौर से जो इन्होंने यूजीसी रेगुलेशन वाला जो फोपा किया था, फोपा मतलब होता है रॉन्ग फुट, यानी गलत जो धंधा कर दिया था इन्होंने, और उसको बचा लिया कोर्ट ने इनको। बल्कि कोर्ट ने
उसके ऊपर स्टे जारी करके और इनको एक तरह से बचा लिया, सरकार को भी बचा लिया। सरकार को भी बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था, ग्रेट एम्बेरसमेंट दे वर फेसिंग, तो वो सब बचा लिया गया। तो बचाने से ये हो गया भाई कि अंदर का इन्वेस्टिगेशन तो हुआ, और अंदर के इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि वो जो जगदेश कुमार जी जो थे, जिन्होंने ये बिल ड्राफ्ट किया है और जिनके लिए ये संस्थान बनाया जा रहा था, वो जगदेश कुमार जी जो है उनको सुना है साइडलाइन कर दिया गया है। और वो साइडलाइन करके वो कहीं जो है वो अपनी कोई शिक्षा दीक्षा बढ़ाने चले गए हैं और इस समय उपलब्ध नहीं है। तो वो जगदेश कुमार वाला मामला जो है वो तो यहाँ पे कटाई मत लग गया। तो बिल आएगा भी, उसका एक्ट बनेगा भी। अच्छा, ये बिल जो है ये पॉइंट जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में है, और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अभी तक रिपोर्ट अपनी दी नहीं है, लेकिन रिपोर्ट आ जाएगी। तो ये हम आशा कर सकते हैं कि ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक ये वाला जो है वो मैटर लिस्ट हो जाएगा। फिर सबसे बड़ा जो ख़तरनाक मामला दिख रहा है, वो सबसे बड़ा ख़तरनाक, और जिसको देख के राहुल गांधी के भी पसीने आ रहे हैं, जयराम रमेश के भी पसीने आ रहे हैं, बाकी लोगों के भी पसीने आ रहे हैं, वो है FCRA अमेंडमेंट बिल। ये वह FCRA अमेंडमेंट बिल है जिसको कि बजट सेशन में लाया गया था, और बजट सेशन में फिर उसको पोस्टपोन कर दिया गया, कुछ समय के लिए उसको मुलतवी कर दिया गया। और उस बीच में बहुत सारे जो संस्थाएं थी, बहुत सारी संस्थाएं थी, उन्होंने आके बातचीत की। बीच में FCRA के रूल्स जारी कर दिए गए। उस रूल्स में जो FCRA अमेंडमेंट बिल में जो बहुत सारी बातें लाई जा रही थी, वो लगभग सभी की सभी लागू कर दी गई। प्रोसेलेटाइजेशन नाम का शब्द जो है, यानी धर्मांतरण नाम का जो शब्द है, वो डाल दिया गया उन रूल्स में। ये भी कहा गया कि भाई इस रूल्स में सारी चीज़ें जो FCRA अमेंडमेंट में लाए थे वो सारी कवर कर दी, अलावा संपत्तियों की जब्ती के, क्योंकि उसमें ये भी प्रावधान था कि जो भी FCRA किसी का सस्पेंड किया जाएगा तो फॉरेन फंड से जो भी उन्होंने संपत्तियां बनाई हैं वो सारी की सारी जब्त कर ली जाएगी। तो इसके लिए आपको पता है केरला में चुनाव थे, तो केरला में कुछ गलत फहमी थी हमारे BJP वालों को कि साहब क्रिश्चियंस जो है उनको कुछ वोट दे देंगे, और FCRA में खाली क्रिश्चियंस ही क्यों सबसे आगे हैं, और कोई कुछ नहीं बोल रहा, राइट? हमारे भाईजान लोग भी कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन क्रिश्चियंस जो है वो उछल कूद बड़ी ज़ोर ज़ोर से कर रहे हैं कि साहब कि इससे जो है वो उनके स्कूल्स पर असर पड़ेगा, उनके हेल्थ इंस्टीट्यूशंस पर असर पड़ेगा। तो भाई हेल्थ इंस्टीट्यूशंस और आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इतनी यदि बनाई है, तो फिर ये चंगाई सभाओं को करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जिसमें कि आप होली वाटर छिड़क के और लोगों को ठीक कर देते हो, और लोग जो है उसमें तरह तरह के नाटक करते हैं, आप भर्ती करते हो, उसमें बाकायदा नाटककारों की भर्ती होती है, एक प्रकार का एक थिएटर चलता है, और उस थिएटर में तरह तरह के नाटक करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जाता है। अब तो जो मैजिक रेमेडीज़ एक्ट हैं कुछ प्रदेशों में, उनके अंतर्गत कार्रवाई भी होने लगी है, क्योंकि सीधे सीधे लोगों को बेवकूफ़ बना के उनका धर्म परिवर्तन करने का ये काम होता है। ये मना भी नहीं कर सकते ये। फिर ये अभी गए थे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, चर्च ऑफ साउथ इंडिया, कैथलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस, ये कई सारे संस्थाएं जो थे इनकी चर्च वालों की, ये सब मिल के गई थी अमित शाह के पास। उसके पहले इन्होंने अमेरिका से भी दबाव डलवा लिया, अमेरिका से भी दबाव डलवा लिया, और USCIRF नाम की जो संस्था है उससे भी दबाव डलवा लिया। खैर USCIRF तो पिछले 20 साल से ही, मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल से ही उसको गंभीरता से नहीं लिया जाता है, उसके लोगों का भारत में आना प्रतिबंधित है। अब इन्होंने डायरेक्ट मार्को रूबियो का प्रयोग किया। देखिए आप, चर्च जो है वो कितनी शक्तिशाली संस्था है, और चर्च के रिफॉर्म अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सारे के सारे चर्च जो हैं वो एफिलिएटेड बॉडीज़ हैं, वो भारत में स्थित नहीं है, उनके सबका एफिलिएशन जो है वो बाहर की किसी संस्था से है। कैथोलिक चर्च वेटिकन से है, आपके
दुनिया भर के जो और यहाँ इवेंजलिकल चर्च है, बैप्टिस्ट है, पेंटिकॉस्टल है, और भी पता नहीं कौन कौन से इवेंजलिकल चर्च हैं, उस सारे के सारे उनके जो मुख्यालय हैं उन सब अमेरिका में है। अब साइरो मालाबार जो है वो कहने के लिए सीरियन चर्च है, सीरिया में तो कोई बचा नहीं है, उनके लोग जो है वो लेबनान में है कुछ, लेकिन इन्होंने अपनी ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टी जो है वो, लेकिन ये कहा जा सकता है कि साइरो मालाबार चर्च जो है वो संभवतः सबसे अधिक भारतीय चर्च। अब FCRA बिल आ गया है। FCRA बिल में इनकी जो संपत्तियां, जिनका भी यदि किसी का मिसयूज़ हुआ है और उनका FCRA लाइसेंस उनका निलंबित होता है या वाश होता है, तो वो सारी की सारी संपत्तियां जो हैं वो आ जाएंगी भारत सरकार के पास। इसको लेकर बहुत चिंतित हैं, तो गए थे अमित शाह से मिलने, तो अमित शाह जी ने कहा कि नहीं देखिए, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो हम रेट्रोस्पेक्टिव नहीं रख रहे हैं, ये प्रोस्पेक्टिव है, यानी आगे से आगे जो सस्पेंड होंगे उनके ऊपर लागू होगा। जो पहले सस्पेंड हो चुके हैं या पहले कैंसिल हो चुके हैं जिनके FCRA लाइसेंस, उनके ऊपर लागू नहीं होगा। स्मॉल कंफर्ट्स, लेकिन संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत में भारतीय बन के रहना होगा। आप एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टी नहीं रख सकते, और यदि यह स्पष्ट हो जाए हमारे चर्च वालों को, चर्च धारकों को, तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और तब अभी जो मेघालय में खासी स्टूडेंट्स यूनियन ने एक हरकत की कि CBI के कैंपस में घुस के और वहाँ जो उनका मंदिर था उसको वहाँ जाके तोड़फोड़ करने का प्रयास किया, ये कह के कि आपने मेघालय में हमारी अनुमति के बिना मंदिर कैसे बना लिया। इस तरह की घटनाएं फिर नहीं होंगी, क्योंकि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई फॉरेन हैंड है। हर चर्च के पीछे फॉरेन हैंड है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।